गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनीश कुमार सिंह आज आप लोगों का कक्षा 12 आरोह भाग 2 का गद्य खंड का नमक चैप्टर को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपका जो इससे पिछला चैप्टर चार्ली चैपलिन यह सिलेबस से हट चुका है। उससे पहले हमने लुप्टन पहलवान की ढोलक को आपको पढ़ाया था। चार्ली चैपलिन हट गया है तथा नमक, उसके बाद सीरीज़ के फूल भी आपके चैप्टर से हट गया है। नमक रजिया सज्जाद जहीर की लिखी हुई यह कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के ऊपर लिखी गई है। तो सबसे पहले हम रजिया सज्जाद के जीवन परिचय के बारे में जान लें। रजिया सज्जाद जहीर, जिनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ। 1917 यानी आज़ादी से पहले का। तो आज़ादी के बाद का जो दौर था, जो विघटन का परिणाम था, दुखद परिणाम, वो उसको इन्होंने देखा था। तो उसको इस कहानी में बयां किया है। इन्होंने बीए तक की पढ़ाई घर में ही रह करके पूरा किया, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को आज भी बहुत सामाजिक प्रथाओं का मानना, पर्दा प्रथा इत्यादि का मानना पड़ता है, तो उस समय भी मानना पड़ता था। शादी के बाद ये इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शादी के बाद परिवार अच्छा मिला, पढ़ने की इजाज़त मिली। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगे। लखनऊ में करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पढ़ाने लगे। 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया हिंदी के क्षेत्र में। 18 दिसंबर सन 1979 को 1979 में इनका निधन हो गया। ये मूलतः उर्दू लेखिका रही हैं। इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह का नाम जर्द गुलाब है, जिसमें जिनकी कहानियाँ हैं वो सब संकलित हैं उर्दू की। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास व बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया है, साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भ में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास हुआ। सामाजिक यथार्थ व मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। इनकी भाषा शैली जो है उर्दू भाषा सहज, सरल एवं मुहावरेदार है, उर्दू भाषा में ही। उनकी कुछ कहानियाँ हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं, जिसमें ये नमक आपके सामने प्रस्तुत है। इन्होंने लिखा कि हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। प्रस्तुत कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापितों, पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए हैं।
विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। जो लोग विस्थापित होकर के आए हैं यहाँ पर, वो देखिए मातृभूमि का जो प्रेम है, जो लगाव है, वो सदैव रहता है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, भले वहाँ बस जाए, लेकिन जब व्यक्ति पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, तो आपको अपने मातृभूमि का नाम ही आएगा याद। जब आप पूछेंगे प्रॉपर आप कहाँ के हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस समय अपने मातृभूमि की ही याद आएगी और मातृभूमि ही आपका वह स्थान मुँह से निकलेगा। तो यहाँ भी जो कहानी है, उस कहानी में एक सिख महिला है जो कि आज़ादी के बाद लाहौर से पंजाब चली आई है, अमृतसर, और यहाँ भी अभी भी जब पूछा जाता है तो अपने वतन का नाम लाहौर ही बताती है। और वहाँ से लगाव, वहाँ से जुड़ाव की दास्तां सुनाते हुए कहती है कि वहाँ से नमक लाने की फरमाइश करते हैं। और वह जो जिस लड़की की कहानी है उसमें वह उधर से लाती है, तो उधर जो कस्टम वाला है वह भारत का होता है, वह अपना देश भारत को मानता है। और भारत में आती है तो यहाँ जो कस्टम वाला है वो बांग्लादेश का है, वो अपना वतन बांग्लादेश को मानता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होकर के जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुँच पाए, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। प्रस्तुत कहानी जो है, आप देखिए कि उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उसकी मां से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और हमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उनकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करते थे। साफिया नाम है इस लड़की का, जो एक अपने मित्र के घर आई हुई है किसी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में। तो वहाँ एक सिख यानी पंजाबन औरत को देखती है तो बड़े आश्चर्य से देखती है, क्योंकि वह पंजाबन जो औरत है वह बिल्कुल उनको अपनी माँ की तरह दिखाई देती है। वही भारी भरकम जिस्म, यानी कि पंजाबी औरतों का काफ़ी हट्टा कट्टा होती हैं, मोटी चौड़ी होती हैं। यहाँ के लोगों की तरह आप लोगों की तरफ दुबली पतली नहीं होती हैं, ये समझ लीजिए। वो काफ़ी हेल्दी होती हैं, आपको तो ऐसे उठा के पटक देंगे। इसलिए आज भी देखिए जितने भी अभी रेसलर निकले हैं, पहलवान निकले हैं, वो पंजाब और हरियाणा से ही निकले हैं। पंजाब और हरियाणा की औरतें काफ़ी हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होती हैं, मोटे ताजे। तो कहते हैं कि भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, आँखें छोटी हैं लेकिन उनमें चमक है, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। वो अपनी माँ की बात याद कर रही है, जिसमें सबके लिए नेकी यानी भलाई, रहमदिली, प्यार और मोहब्बत की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, यानी उनके चेहरे पर कोई रहस्य नहीं, एकदम ओपन, कि कोई भी देख करके उनको बता सकता है कि यह औरत क्रूर है या स्नेहशील है, क्या है। और वैसे ही सफ़ेद दुपट्टा मलमल का यानी रेशम का दुपट्टा ओढ़ी हुई है, जैसे उनकी अम्मी मुहर्रम में ओढ़ा करती है। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। अब लगातार साफिया उनको देख रही थी, देखे जा रही थी, तो इन्होंने भी तब पूछ ही लिया अपनी बहू से कि ये मेहमान कौन है। तो उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है और कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। तो उसकी बहू की ही वो मित्र थे। कहेगी माँ जी ये मुसलमान है जो कल सुबह लाहौर जा रही है पाकिस्तान अपने भाइयों से मिलने के लिए, जिन्हें कि ये पिछले कई सालों से नहीं देखी है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठे
और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर होते हैं। अब जैसे ही सुनी कि अरे लाहौर की है, तुरंत उठ करके उसके पास चले गए। आप अभी यहाँ छोड़ दीजिए, अभी तो आप लोग अपने घर पे हैं, यहाँ घर से दूर कभी गए नहीं। जब आपको दूर जाना होगा, आप अपने गांव को छोड़ करके दूसरे शहर में ही चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएं, बम्बई चले जाएं, पंजाब चले जाएं, गुजरात चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, और जब वहाँ आपको पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारी यूपी का है, तो ही आपसे लगाव हो जाएगा और आप उसके से मिलना जुलना शुरू कर देंगे। और जब ये पता चल जाएगा कि ये यूपी में, वो भी बनारस से है, और बनारस में भी गाजीपुर से है, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि मान लो कि आपको कोई बहुत अपना एकदम घर का भाई बंधु मिल गया हो। और गाजीपुर में अगर नंदगंज का मिल गया तो वो तो सबसे प्रिय हो गया। अब आपको अपने भाइयों से भी प्रिय, वो सबसे ज़्यादा वो अब दोस्ती रिश्तेदारी चलने लगेगी, ये समझ लीजिए, रिश्तेदारी चलने लगेगी। गाजीपुर का मिल गया तब भी रिश्तेदारी चलने लगेगी, लेकिन वो तो अगर नंदगंज का मिल गया, आपको सैदपुर का मिल गया, पहाड़पुर करंडा का मिल गया, तो वो अब रिश्तेदारी चलने लगेगी। समझ लीजिए, एकदम घरेलू संबंध हो जाएगा। आप उसके पास जाएंगे, इतना होता है अपनेपन का एहसास जब आप दूर होते हैं। तो जब इन्होंने भी सुना कि लाहौर जा रही है, तो लाहौर चूँकि ये पहले रह चुकी है, आज़ादी के बाद इधर आई है, तो इनसे रहा नहीं गया और उसके पास जा कर के बैठ गए। और उन्होंने कितना अच्छा अपना लाहौर है, देखिए अपना लाहौर कह रही है, यानी कि आ रही हैं हिंदुस्तान में बस गई हैं, लेकिन आज भी उनका दिल लाहौर पे ही लगा हुआ है। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत हैं,